Assalamu alaikum dear students, I am Feroz Shah from Quality Coaching Academy. सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs की सोल्यूशन का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। चैप्टर 12 के MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 13 के MCQs आज हम डिस्कस कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों के वैल्यूज इक्वल हैं, R1, R2, R3 तीनों R के बराबर हैं। आपसे कहते हैं कि इनसे इम्पॉसिबल रेजिस्टेंस जो है वो कौन सा होगा। इम्पॉसिबल रेजिस्टेंस कौन सा है जो इनसे नहीं बनता कम्बिनेशन से। पहले ऑप्शन में आपके पास है 3R, दूसरे ऑप्शन में है डियर स्टूडेंट्स 2R/4, तीसरे ऑप्शन में है माय डियर स्टूडेंट्स R/3 और चौथे ऑप्शन में हमारे पास है 2R/3। इस क्वेश्चन के सॉल्व करने का सिंपल मतलब है कि आप सारे ग्रुप्स के या सारे कम्बिनेशन जो पॉसिबल है उनका वैल्यू मालूम करो। तो जो वैल्यू इस ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रही वही इम्पॉसिबल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखो, जब 3 रेजिस्टर्स हैं तो 3 रेजिस्टर्स के 4 कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। 4 कम्बिनेशंस क्या हैं? ऑल पैरेलल। जब सारे पैरेलल में हो तो नेट रेजिस्टेंस आप मालूम कर लें, आपको मिलेगा R/3। R/3 सारे पैरेलल 1/R + 1/R + 1/R, इससे मालूम करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा R/3। और R/3 यहाँ है तो ये गलत हो गया क्योंकि R/3 तो पॉसिबल है, ऑल पैरेलल से ये पॉसिबल है और ये तो इम्पॉसिबल मांग रहे हैं। फिर सेकंड आप ऐसा करें, ऑल सीरीज। ऑल सीरीज से नेट आता है 3R, क्योंकि सीरीज में हम लेते हैं R + R + R, तो 3R आएगा। और देखो 3R भी यहाँ मौजूद है, इट मीन के 3R पॉसिबल है ऑल सीरीज में। अब ऐसा करें कि 2 पैरेलल + 1 सीरीज, 2 पैरेलल में कर दे और 1 सीरीज में कर दे। जब 2 आप पैरेलल में लोगे तो उस 2 पैरेलल से आपको मिलेगा R/2 और 1 सीरीज में तो R, तो इसको सॉल्व करें, यू विल गेट 3R/2। 3R/2 तो यहाँ है ही नहीं, पर जाने दो, जब नहीं है तो डिसीजन नहीं हो रहा। द नेक्स्ट वन, फोर्थ, व्हेन 2 सीरीज, जब 2 सीरीज में हो और 1 पैरेलल में हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब 2 सीरीज में हो तो R + R ये होगा 2R, और 1 पैरेलल में तो वो R है, तो दोनों का 2 सीरीज का 1/2R + 1/R इज इक्वल टू 1/, नेट रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व करें माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 2R LCM मिलेगा आपको, और 2R LCM है तो ऊपर आएगा R + R। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/, नेट इज इक्वल टू LCM हमारे पास होगा 2R, 2R/2R तो 1, तो 1 + 2R/R तो 2। इट मीन के नेट वैल्यू हमारे पास आ रही है, इट इज 2R/3। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन 2 इन सीरीज एंड 1 पैरेलल टू 2R/3 भी पॉसिबल में आ गया। सिर्फ यही वैल्यू है जो इन कम्बिनेशन में नहीं आई, तो यही वैल्यू इम्पॉसिबल है, बाकी सब आपने देखा कि वो पॉसिबल है। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 13। सेकेंड क्वेश्चन में है कि R1 = R2 = R3, ये तीनों सेकेंड MCQ में कह रहे हैं कि देयर आर n रेजिस्टर्स। n रेजिस्टर्स हैं आपके पास, और हर रेजिस्टर जो है, हर रेजिस्टर की वैल्यू स्मॉल r है। सही है। अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करो तो इनका नेट रेजिस्टेंस आता है x, इनका नेट रेजिस्टेंस आता है x। अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करो, n रेजिस्टर्स है आपके पास, हर एक का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और इनको आप पैरेलल में कनेक्ट करो तो x आपको मिलता है। कहते हैं कि सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इनका सीरीज में जो नेट है वो कितना बनेगा, उसकी वैल्यू बता दें। तो जनाब इजी है, सीरीज में आप कहोगे सर R + R + R + R अप टू n, इट मीन ये होगा n टाइम्स ऑफ R। अब ऑप्शन देखें तो इन्होंने माय डियर स्टूडेंट्स आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, आपको सोल्यूशन ऑप्शन से मिलता है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है nx, दूसरा ऑप्शन हमें मिला है Rnx, और तीसरा ऑप्शन मिला है x/n, और चौथा ऑप्शन मिला है n²x। ऑप्शन बता रहे हैं कि r को यहाँ से हटा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अब R की वैल्यू कहीं से ढूंढ निकालते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखो इससे निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल का जो नेट होता है वो x है, लेकिन आप जानते हैं पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर। रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू x। रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने दी है स्मॉल r और नंबर है n इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज के स्मॉल r की जगह आप nx इस्तेमाल कर सकते हो। देखो पैरेलल का नेट हमेशा होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाय n। देखो इधर दो पैरेलल के लिए मैंने क्या लिखा है r/2 यानी रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 2 की तादाद। इधर देखो पैरेलल ऑल इन पैरेलल मीन तीनों पैरेलल में है तो r/3। तो इधर n रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो r/n। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है कि रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा, लेकिन शर्त है कि सबके रेजिस्टेंसेस आपस में बराबर हों। चलो भाई आप समझ गए हैं। R की ये वैल्यू इधर पुट करें डियर स्टूडेंट तो n, और R की जगह आप nx पुट करें, यू विल गेट n स्क्वायर x। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। माय डियर स्टूडेंट्स आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट 13। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12, और इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जेक्टिव नंबर 3। इस ऑब्जेक्टिव में आइडिया ये है कि 2 बल्ब्स हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में हमारे पास आइडिया है देयर आर 2 बल्ब्स। हमारे पास 2 बल्ब्स हैं, सही है। एक बल्ब का पावर P1 है 200 और उसका वोल्टेज है 250। दूसरे बल्ब का पावर P2 है 100 और उसका वोल्टेज भी है 250, सही है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करें तो ये बताओ कि पावर कंज्यूम्ड पावर की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड। लेकिन सीरीज में कनेक्ट किया है वोल्टेज 250 के साथ, सीरीज में कनेक्ट किया है, इन दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया है 250 वोल्टेज के साथ, सही है। हम पावर कंज्यूम्ड से इवैल्यूएशन करते हैं। आप जानते हैं कि पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू नेट वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। इट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर कंज्यूम्ड, नेट वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, सही है। अगर आपके जहन में आ रहा है कि सर आपने यही फार्मूला क्यों लिया, IV क्यों नहीं लिया, आपने I2R क्यों नहीं लिया, तो इसका क्लू है बहुत सिंपल। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 बल्ब दिए हैं और सीरीज में कॉम्बिनेशन दिया है, तो जहां कॉम्बिनेशन होता है वहां नेट रेजिस्टेंस तो होता है। इट मीन कि हमें कॉम्बिनेशन का मतलब है नेट रेजिस्टेंस दिया गया है। और दूसरी बात कहा कि सीरीज में कनेक्ट है विद वोल्टेज, तो जब मुझे वोल्टेज भी दिया है और नेट रेजिस्टेंस भी दिया है तो मैं वही इस्तेमाल करूंगा जो इक्वेशन डेटा वाइज एप्लीकेबल हो, डेटा उसके मुताबिक हो। तो यहाँ नेट वोल्टेज भी हमारे पास मौजूद है और दोनों रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन भी हम मालूम कर सकते हैं। देखो यहाँ से आप रेजिस्टेंस R1 मालूम कर सकते हो, और वो है जनाब आप जानते हैं, देखो P इज इक्वल टू V स्क्वायर और R इधर P इधर, तो ये हमारे पास R1 होगा V1 स्क्वायर डिवाइड बाय P1। आप वैल्यू पुट करें, यू विल गेट 312.5। आप इधर R2 मालूम करोगे तो V2 स्क्वायर डिवाइड बाय P2, ये वैल्यूज पुट करें तो आपको मिलेगा 625। अब इन दोनों का कंबाइन नेट रेजिस्टेंस आप मालूम करें तो 312.5 प्लस 625 विल 937.5। इधर पुट करें माय डियर स्टूडेंट्स तो पावर कंज्यूम्ड विल बी 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय 937.5। द पावर कंज्यूम्ड इज 66.7 और इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 67 वाट्स। तो इसका आंसर है 67 वाट्स। इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं मैं ऑप्शन नोट कर चुका हूं। एक है 33 वाट, ऑप्शन बी है 67 वाट, और ऑप्शन सी है 100, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज समथिंग एल्स। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें आंसर आपके लिए होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 67 वाट्स। चैप्टर नंबर 12 MCQs करंट इलेक्ट्रिसिटी, MCQ नंबर 4। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 को देखिएगा, और ऑब्जेक्टिव नंबर 4 जो है इसमें है कि एक वायर है,
इसका आइडिया ये है कि ये एक वायर है। फर्ज करो इसका लेंथ L है, इसका एरिया A है, और माय डियर स्टूडेंट्स इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। फिर आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया और इतना स्ट्रेच कर दिया कि इसका लेंथ जो है वो डबल हो गया। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेचनेस से जब वायर आप खींचते हो और लेंथ डबल हो जाए तो ये तब होता है जब एरिया क्या हो जाता है, हाफ। तो लेंथ डबल और एरिया हाफ, स्ट्रेचनेस से लेंथ डबल तो एरिया हाफ होगा। बता दें कि अब न्यू रेजिस्टेंस आर डैश किसके बराबर है। बहुत आसान आइडिया, बहुत सिंपल आइडिया माय डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जनाब लेंथ क्या हो चुका है, डबल, और डायरेक्ट रिलेशन कहता है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। और डबल का मतलब है कि ये स्मॉल आर से क्या बन जाएगा, ये स्मॉल आर से 2r बन जाएगा, एक शर्त। लेकिन लेंथ डबल हुआ तो इट मीन कि एरिया क्या हो चुका है, एरिया हाफ हो चुका है। बट रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली है, तो जब एरिया हाफ हो चुका है, लेंथ के डबल करने से एरिया हाफ, और रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्स है। इनवर्स मीन जहां एरिया हाफ हो जाए वहां रेजिस्टेंस एक बार फिर क्या हो जाएगा, डबल। तो लेंथ के डबल होने से रेजिस्टेंस डबल और एरिया हाफ होने से रेजिस्टेंस डबल, तो रेजिस्टेंस यहां दो बार डबल होगा। एक बार डबल होने में R से 2R और दूसरी बार डबल होने में 2R से क्या बन जाएगा, 4R। हिंस द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 4R। इन्होंने ऑप्शन ए लिया है R/2, ऑप्शन बी लिया है 4R, ऑप्शन सी लिया है 2R, और ऑप्शन डी जो है ये R/4 है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। I am solving objective number 5 of chapter current electricity, chapter 12, second year। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में कह रहे हैं कि फर्ज करो एक कंडक्टर है, एक वायर है। लेट अस सपोज वी हैव अ कंडक्टिंग वायर, अ वायर जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं n, वो 10⁻⁶ हैं। बताओ अगर एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी। याद रखना करंट का फार्मूला है NQ/T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁶, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 टाइम 1 सेकेंड। ये +6 और -19 से -13 आ जाएगा, तो करंट इज 1.6 10⁻⁻13 एम्पेयर। और इसमें माय डियर स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 12, वायर स्ट्रेच्ड एट R/2। इसमें कहा है कि आपके पास एक वायर है, इसका रेडियस जो था वो R था, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, खींचा, जबरदस्ती इसको एलोंगेट किया, खींचा, एक्सटेंड कर दिया। इतना एक्सटेंड कर दिया कि रेडियस क्या हो गया, आधा हो गया। रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया। स्टेप वाइज आपको बता देता हूं, डायग्राम से ये ज्यादा बेहतर है। आप एक वायर है जिसका रेडियस R था, आपने स्ट्रेच किया, रेडियस हाफ हुआ। आप जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू πr²। इसका मतलब है एरिया में रेडियस पर स्क्वायर है, तो अगर हम रेडियस को हाफ करेंगे तो हाफ का स्क्वायर 1/4 बनेगा ना। इट मीन के एरिया विल बिकम 1/4। तो स्ट्रेचनेस इतनी हुई है कि रेडियस R/2 हुआ। इट मीन के एरिया जो है वो 1/4 हो गया, 4 टाइम कम हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि जितने मिकदार में एरिया कम होगा उतने मिकदार में लेंथ ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है अगर एरिया 4 टाइम कम हुआ तो लेंथ 4 टाइम्स ज्यादा हो गया होगा। लेंथ 4 टाइम्स होगा और एरिया 1/4 टाइम्स। उम्मीद है आप समझ गए इस सीक्वेंस को कि एक वायर है, उसका रेडियस R है, आपने उसके रेडियस को हाफ कर दिया स्ट्रेचनेस से। हाफ ऑफ रेडियस का स्क्वायर मीन 1/4, तो एरिया 1/4 टाइम बन जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स लेंथ 4 टाइम्स। अब आपसे कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो कितना आसान है न्यू रेजिस्टेंस मालूम करना। फर्ज करो इनिशियल रेजिस्टेंस जो था वो R था, इनिशियल रेजिस्टेंस R है। अगर लेंथ 4 टाइम बढ़ेगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इट मीन दिस इंप्लाइज दैट लेंथ 4L हो गया, सो इंप्लाइज रेजिस्टेंस 4R हो जाएगा।
लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R is directly to length but R is inversely proportional to area, implies जब एरिया A by 4 होगा तो ये 4 टाइम कम, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम ज्यादा, एक बार फिर ये 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज 16 टाइम्स ऑफ R। सादा सादा लफ्जों में रेडियस आधा हो गया तो एरिया 4 टाइम कम होगा, एरिया 4 टाइम कम तो रेजिस्टेंस 4 टाइम ज्यादा, लेकिन एरिया 4 टाइम कम तो लेंथ 4 टाइम ज्यादा, और लेंथ 4 टाइम ज्यादा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम और ज्यादा, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम और 4 टाइम मीन 16 टाइम ज्यादा होगा। तो अगर पहले रेजिस्टेंस R था तो अब रेजिस्टेंस 16R होगा। आई थिंक यू गॉट इट। सो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव, अगर करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है, अगर रेजिस्टेंस 8 ओहम है और वोल्टेज कितना होगा? लेट अस सपोज वी हैव अ कंडक्टर, अ रेजिस्टर, अ वायर जिसमें करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओहम है, तो बताओ वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो आई थिंक सबको पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इट मीन 16, और I मीन एम्पेयर और R मीन ओहम। तो ये ऑप्शन ठीक है, और इस ऑप्शन का एग्जिस्टेंस कहाँ है? इट इज इन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक वायर है, उसका लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस R है, उसको 2 पीसेस में आपने काट दिया, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? ये एक वायर है, इस वायर का एरिया A, लेंथ L और रेजिस्टिविटी रो। अगर आप इसको 2 पीसेस कर दो तो इस एक पीस की रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। इसका आंसर है resistivity will remain same because resistivity only depends upon temperature and nature। सिर्फ इन 2 पे डिपेंड करता है, और वायर को 2 नहीं 10 टुकड़ों में डिवाइड करो तो ना उसका नेचर बदलता है और ना उसका टेम्परेचर बदलता है। तो जब तक टेम्परेचर और नेचर नहीं बदलते रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, और आई थिंक इसमें ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्जेक्टिव नंबर 9, अगर 2 वायर हैं, एक वायर नंबर 1 उसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है, और वायर नंबर 2 उसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है। ओके, हम इन दोनों को सीरीज में लगा दें तो नेट रेजिस्टिविटी क्या होगी? शॉर्ट फॉर्म ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब भी आप सीरीज में अप्लाई कनेक्ट करो वायर्स को तो टेक एवरेज ऑफ रेजिस्टिविटीज का आप एवरेज लिया करें। हिंस द नेट रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाय 2, एंड द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन ऑप्शंस इज ऑप्शन सी। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि फर्ज करें 2 बल्ब्स हैं, वी हैव 2 बल्ब्स, एक का पावर जो है वो 100 है और दूसरे का पावर 200 है। अगर इनको एक वोल्टेज से कनेक्ट किया है सीरीज में और वोल्टेज की वैल्यू है 220 वोल्ट, तो बताओ इनके रेजिस्टेंसेस का रेशो क्या होगा? बहुत आसान सा आइडिया आपको बताता हूं। वो एक तो कैलकुलेशन है, एक बहुत सिंपल आइडिया है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, लेकिन तब जब कौन सा कॉम्बिनेशन हो, व्हेन द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस और पावर के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स, जब वोल्टेज कांस्टेंट हो, व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट, सीरीज नहीं जनाब, व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट अमंग द डिवाइसेस देन पावर एंड रेजिस्टेंसेस आर इनवर्सली। अब दोनों को इससे कनेक्ट किया गया है, यानी दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन या दोनों को कनेक्ट किया है। एक बार रीड कर लेते हैं। 2 बल्ब हैं, एक का पावर 100 है, दूसरे का पावर 200 है, दोनों को 220 वोल्टेज से कनेक्ट किया। ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट है 220 दोनों का। जब वोल्टेज दोनों को सेम मिल रहा है तो उस टाइम पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप सिंपल रेजिस्टेंसेस का रेशो पावर के रेशो के उल्टा ले सकते हो। सो यू कैन से R1 by R2, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन इट इज P2 by P1।
तो 200/100 एंड द आंसर इज 2:1। आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आप आइडिया गेन कर गए हैं। सीरीज मैंने लिखा लेकिन सीरीज नहीं है, याद रखना। कंडीशन सीरीज नहीं है, कंडीशन वोल्टेज की कंसिस्टेंसी है। पावर और रेजिस्टेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन तब एक्टिव होता है जब डिवाइसेस को सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिले। सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मीन के पैरेलल कनेक्ट हो। ओके, लेट मी एक्सप्लोर द सेकंड वन। 11 नंबर, आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज थर्मोकपल किस उसूल पे काम करता है? तो नाम से ही क्लियर है, टॉपिक में आपने पढ़ा होगा थर्मोकपल। इट थर्म मीन हीट और thermocouple is a source of EMF. So it mean कि it works on the conversion of heat energy to, ये क्या करता है? ये heat energy को convert करता है electrical energy में। It converts heat energy to electrical energy and hence option A बिल्कुल सही है। Question number 12 of current electricity। Current electricity का question number 12 क्या है? For better accuracy पोटेंशियोमीटर के लेंथ के साथ क्या करें? अगर आप पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर रहे हो, सही, और आप चाहते हो कि इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, एक्यूरेसी ज़्यादा करने के लिए लेंथ के साथ क्या करना चाहिए? पोटेंशियोमीटर के लेंथ को क्या लें कि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो? बहुत आसान सा रिजल्ट आपको दे रहा हूँ, बट रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन हम टॉपिक में ही कर सकते हैं, इधर पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इसको स्प्लिट कर रहा हूं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ मीन V by L। इट मीन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L by V, यानी L by V के साथ रिलेटेड है ये। अगर आप L ऊपर लेके जाओगे तो नॉमिनेटर में आएगा। इसका मतलब है कि पर यूनिट लेंथ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम होगी, और ये एक्यूरेसी ज़्यादा करने के लिए पर यूनिट लेंथ वोल्टेज को कम करना होगा, और वो तब होगा जब हम लेंथ की वैल्यू क्या करें? लेंथ की वैल्यू ज़्यादा कर। देखो नॉमिनेटर में शिफ्ट करो तो साफ पता चलता है कि लेंथ ज़्यादा करने से एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। यहाँ से समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि V by L को कम करना पड़ेगा अगर आप एक्यूरेसी को क्या करना चाहते हो? ज़्यादा। और वो तभी मुमकिन है कि ये कम हो जब लेंथ नीचे क्या हो? जब लेंथ नीचे ज़्यादा हो। तो जितना हम पोटेंशियोमीटर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उतनी ही एक्यूरेट आंसर हमें मिलेगा उस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए। उम्मीद है आप समझ गए हैं। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ चैप्टर नंबर 12, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पावर कंज्यूम ड्यूरिंग नल कंडीशन, जहाँ भी नल कंडीशंस हो, और नल कंडीशन ऑफ गैल्वानोमीटर इन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में गैल्वानोमीटर नल कंडीशन पे है। तो जनाब नल कंडीशन मीन नो नेट करंट, and when no net current it means power consumed is always equal to 0. The correct option in question number 13 is ideally 0. Option C सही है। Question number 14, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक, is called to be balanced, अगर उसको बैलेंस्ड करें, बैलेंस्ड का मतलब है कि उसके गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन भी 0 है। When current through galvanometer is 0, सिंपल सी बात है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज को आपने क्या कर दिया? बैलेंस्ड कर दिया। तो बैलेंस का मतलब है कि करंट, नेट करंट इन गैल्वानोमीटर बिकम 0, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। हम ऐसा कर रहे हैं कि प्रॉब्लम की इंशाल्लाह सॉल्यूशन मैं पेज पे करूँगा, पेज पे अपलोड करूँगा, पेज की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। वो ज़्यादा बेहतर है समझने के लिए। बोर्ड पर प्रॉब्लम काफ़ी लेंथी है तो आपको समझाना, कैलकुलेशन करना वो आपको सही नहीं लगेगा। तो प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स आखिर में मैं अपलोड करूँगा सारे चैप्टर्स के। पहले सारे चैप्टर्स के MCQ स्टेप वाइज अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद के लेक्चर में मैं चैप्टर 13 के MCQs, फिर 14 के, फिर 15 के, फिर 16 के, जब सारे चैप्टर्स के MCQs डिस्कस हो जाए तो फिर मैं प्रॉब्लम का सलूशन अपलोड करूँगा, और प्रेफर करूँगा कि पेज पर करूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक।